नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हो, एसएसएलसी हिंदी जो थर्ड लैंग्वेज है, इस भाषा की 2020 और 21 की मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, इसके हमने पार्ट 1 भी बनाया है। पहले भाग में हमने एक वाक्य के उत्तर और एक अंक के प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की है। तो आज हमारी ये पार्ट 2 है। तो आगे की प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जैसे कि आप लोग जानते हो, ये सारे प्रश्न जो है 2 अंक वाले प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोगों को लिखना है और 2-3 वाक्यों में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? कश्मीरी सेब पाठ से यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, दुकानदार ने अपने नौकर से बोला, सुनो, अधसेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। तो इस प्रकार दुकानदार अपनी नौकर से कहता है। तो इसके अगला प्रश्न देखेंगे, अब्दुल कलाम के पिता के बारे में लिखिए। ये मेरा बचपन पाठ से लिया गया है। यहाँ पर अब्दुल कलाम के पिता, जिनका नाम है जैनुलब्दीन, तो यहाँ पर उनके बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है, जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम के पिता थे। वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उनका परिश्रम और आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्राय है। सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। धार्मिक एकता को मानने वाले वे अतिथियों की सेवा में संतृप्त थे। इस तरह आप लोगों को उत्तर लिखना है। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के पिता के सारे गुण के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कन्नड़ के ज्ञानपीठ पुरस्कृत साहित्यकार कौन कौन है? तो यहाँ पर आप लोगों को जो कन्नड़ भाषा में जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कृत मिला है, उनके बारे में, उनके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर है, आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, एस.वी. अयंगार, यू.आर. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। इस तरह आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, बसंत राजकिशोर से पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? यहाँ पर बसंत की सच्चाई इस पाठ से इस प्रश्न को लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है, बसंत मेहनती, स्वाभिमानी, गरीब, अनाथ और ईमानदार लड़का है। बिना परिश्रम के मदद में मिले धन को वह भीख समझता था, इसलिए पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार किया। यहाँ पर आप लोगों को बसंत की प्रामाणिकता के बारे में यहाँ पर इस प्रश्न में आप लोगों को लिखना है। तो अगला प्रश्न है, भारत माता के स्वरूप के बारे में लिखिए। जैसे कि आप लोग जानते हो, यह एक मातृभूमि पद्य से है। यहाँ पर कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि के स्वरूप के बारे में कहते हैं कि भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। मातृभूमि हरे भरे खेत और खनिज संपदा से सुशोभित है। इस प्रकार आप लोगों को भारत माता के स्वरूप के बारे में यहाँ पर 2-3 वाक्य में आप लोगों को उत्तर लिखना है। तो आगे का प्रश्न है, क्रोधित कृष्ण को माता यशोदा कैसे मनाती है? तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तर यहाँ पर लिखना है, यशोदा कहती है, बलराम तो जन्म से ही धूर्त चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इस प्रकार कृष्ण को यशोदा मनाती है। तो यहाँ पर जब कृष्ण क्रोधित होता है
तब माता यशोदा उसे कैसे मनाती है। इस प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये सभी अंशों को आपके उत्तर में आप लोगों को लिखना है। तो आगे की प्रश्न देखते हैं। तो आगे की प्रश्न है, शनि का वायुमंडल कैसे बना है। यह एक पूरक वाचन, शनि एक सुंदर ग्रह, इस पूरक वाचन से यहाँ पर यह प्रश्न लिया गया है। शनि ग्रह का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से बना है। इस प्रकार आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आगे देखेंगे, शनि का उपग्रह टाइटन के बारे में लिखिए। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 1550 किलोमीटर है। टाइटन की स्तर पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। इस तरह आप लोगों को टाइटन के बारे में 2-3 वाक्य में उत्तर आप लोगों को लिखना है। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है, सत्य का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर सत्य कैसा होता है, सत्य क्या स्वरूप क्या है, सत्य क्या रूप क्या है, इस प्रकार आपको अलग अलग विधा करके इस प्रश्न को पूछे जा सकता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा होता है। सत्य सृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान का प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। जो कुछ भी आंखों से देखा उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है। इस प्रकार जो सत्य है इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर हम देखते हैं, जो उसी में आप लोगों को 2 प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न था, सत्य का स्वरूप क्या है, अथवा यह प्रश्न दिया गया है, झूठ का सहारा लेने से क्या क्या सहना पड़ता है। तो यहाँ पर या फिर झूठ कहने से हमें क्या क्या मुश्किलें हमें सामना करना पड़ता है, यह भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आप लोगों को लिखना है, एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अवमानित होना पड़ता है। इस प्रकार झूठ बोलने से हमें क्या क्या सहना पड़ता है, इस प्रश्न में आप लोगों को ये सारी बातों को आप लोगों को अपने उत्तर में लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो 5वां जो प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पर आप लोगों को जो इनका अंक है, यहाँ पर अंक है जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं। इससे आगे आप लोगों को जो प्रश्न आते हैं, यहाँ पर आपको ये सारी क्या होते हैं, 3 अंक वाले यहाँ पर प्रश्न आते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न कौन सा है हम देखेंगे। लेखिका की गैर हाजिरी में गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। जैसे कि आप लोग जानते हो ये 3 अंकों वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हमें उत्तर भी हमें थोड़ी बहुत अच्छी तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। फूलदान के फूलों से कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोनजूही की पत्तियों में छुपकर महादेवी वर्मा को चौका तथा दिन भर बाहरी गिलहरियों के साथ उछलना कूदना और ठीक 4 बजे घर आकर अपने झूले में झूले लगता था। लेखिका की थाली के पास बैठकर बड़ी सफाई से खाना खाता रहता था। लेखिका लिखने बैठती तब तक लिफाफे के भीतर बैठकर उनका कार्यकलाप देखा करता था। तो इस प्रकार आप लोगों को गिल्लू जो एक दिन में जो कुछ भी कार्यकलाप करता है, इसका सभी अंशों के बारे में आप लोगों को अपने उत्तर में लिखना है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो अंक है 3 अंक का प्रश्न है, इसीलिए आप लोगों के उत्तर भी थोड़ा स्पष्ट आप लोगों को लिखना है। तो आगे का प्रश्न है जो महिला की साहस गाथा इस पाठ से है। महिला की साहस गाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है।
तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, इस बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तर लिखना है। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। विद्यार्थी कठिन परिश्रम का महत्व समझते हैं। दृढ़ निश्चय, साहस, परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्ति करने का तत्व समझते हैं। मुसीबतों का सामना करना आदि आदर्श गुण सीखते हैं। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महिला की साहस गाथा पाठ से हमें क्या क्या सीख मिलती है, आपको उन सभी अंशों के बारे में इस प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक की वास्तुकला और शिल्पकला का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को कर्नाटक में जो भी प्रसिद्ध स्थल है उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु और उनके मंदिर की शिल्प, यहाँ पर सोमनाथपुर मंदिर के पट्टदकल के मंदिर की शिल्प कला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हळेबीडु, सोमनाथ मंदिर की मूर्तियां सजीव लगती है। श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर की जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 17 फीट एक शिला प्रतिमा शांति और त्याग का संदेश देती है। विजयपुर के गोल गुंबज में गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तु का आदि उदाहरण है। मैसूर के राजमहल, सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन आर्ट गैलरी, ये सभी आकर्षण होते हैं। इस प्रकार आप लोगों को कर्नाटक के सभी वास्तुकला और शिल्पकला जो भी स्थल है उन सभी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो आगे देखते हैं हम। जो अगला प्रश्न है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या क्या लिखा गया था, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ईमानदारों की सम्मेलन में इस पाठ से यह प्रश्न को लिया गया है। यहाँ पर उनको जो निमंत्रण पत्र उनको दिया जाता है उस पत्र में क्या क्या लिखा होता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को उत्तर लिखना है। लेखक को भेजे गए पत्र में यह लिखा था, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप एक प्रसिद्ध ईमानदार हैं तो आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपकी आगमन से उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार आप लोगों को उस निमंत्रण पत्र में लिखे गए अंशों को आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार अनुसरणीय है, कैसे, बताइए। यहाँ पर बसंत की सच्चाई पाठ से लिया गया है। तो इसका उत्तर है, पंडित राजकिशोर मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे। गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति व बसंत को सहायता करने की दृष्टि से वह उससे सामान खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना के बारे में पता चलते ही उसके घर पहुंचकर डॉक्टर को बुलाते हैं और बसंत को अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। दोनों भाइयों को सांत्वना देते हैं। इससे राजकिशोर की मानवीयता का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार राजकिशोर के मानवीय व्यवहार के बारे में यहाँ पर आप लोगों को इस प्रश्न में लिखना है। तो आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो है, कविता में आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कैसे किया गया है। जो यहाँ पर जो प्रश्न है कविता से लिया गया है। आज मनुष्य प्रकृति पर और प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाया है। प्रकृति में पानी, पवन, विद्युत पर मनुष्य ने अपना विजय पाया है। आज मनुष्य नदी, सिंधु और पर्वत को एक समान लांघ सकता है। आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। इस प्रकार आप लोगों को आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो आगे देखिए, समय का सदुपयोग हमें कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर समय का सदुपयोग के बारे में हमें लिखना है। आलस को छोड़कर बहाने किए बिना सही समय पर सही काम करके समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इससे मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर आगे देखिए, ये जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों को दोहे के यहाँ पर एक दोहे दिया गया है और इस दोहे का भावार्थ आप लोगों को
लिखना है। दोहे इस प्रकार है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारी विकार। तो यहाँ पर इस दोहे के भावार्थ के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तर लिखना है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं, सृष्टिकर्ता इस दुनिया को अच्छे बुरे एवं गुण दोष को मिलाकर बनाया है, लेकिन हम सबको साधु की तरह विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार इस दोहे का भावार्थ आप लोगों को लिखना है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ एक आगे का जो प्रश्न है, यहाँ पर आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को आप लोगों को अपनी कन्नड़ भाषा में इसको अनुवाद करना है। यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में लिखा गया है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से सूर्य का एक चक्कर लगाता है। आकाश में साल भर के अंतर के बाद भी शनि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। ಶನಿ ಗ್ರಹವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶನಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ सरिसुमारू 2.5 वर्ष इरुತ್ತದೆ. तो इस प्रकार आप लोग अनुवाद लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि जो हिंदी में शब्द है उन्हीं शब्दों को आपको कन्नड़ में भी लाना है, लेकिन जो गद्यांश दिया गया है उसका भावार्थ आप लोगों को कन्नड़ में आना चाहिए। ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಗದ್ಯಾಂಶ ಇದೆ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥ ನೀವು अनुवाद ಮಾಡುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು। तो आगे हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्यों में आप लोगों को लिखना है। तो आगे की जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न यहाँ पर इन प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है और हर एक प्रश्न के लिए यहाँ पर आप लोगों की ये जो अंक है ये 4 अंकों वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर इनका अंक है 4 अंक। तो यहाँ पर 4 अंकों का ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, इंटरनेट आधुनिक शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, ये विवरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये उत्तर लिखना है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। संचार व सूचना, इंटरनेट बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस जैसे आदि वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष यान, विज्ञान, शिक्षा, रक्षा दलों के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार आप लोगों को इंटरनेट जो आज आधुनिक जीवन शैली में किस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण अंग बना है आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इसके साथ आप अपनी भी कोई भी एक अंश को आप लोग यहाँ पर जोड़कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रश्न के अंतर और एक प्रश्न दिया गया है और इन दोनों में से आप लोगों को एक प्रश्न को ही लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह है, सोशल नेटवर्किंग का प्रभाव हमारे समाज पर कैसे पड़ रहा है? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर खड़ा कर दिया है। फेसबुक, ट्विटर जैसे साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा यहाँ पर आना हुआ है। यहाँ पर खाना होना चाहिए, खान पान और सांस्कृतिक कला आदि का अनुकरण हो रहा है। गवर्नेंस द्वारा प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। इस प्रकार आप लोगों को जो सोशल नेटवर्किंग है इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ये होना चाहिए खान पान, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग बदलाव कर सकते हैं, यहाँ पर खान पान आप लोग लिखिए। तो ये इस प्रकार आप लोगों को सोशल नेटवर्किंग के प्रभाव के समाज के प्रभाव के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 5 वाक्यों के जो प्रश्न थे यहाँ पर समाप्त होते हैं और इसके बाद की जो प्रश्न है वह है आपकी जो कवितांश को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इस पद से यह लिया गया है और यहाँ पर जो अंतिम चरण है उसको आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। तो आज हम इस वीडियो में हमने 2-3 वाक्य और 3-4 वाक्य
और 4-5 वाक्यों के जो 5 वाक्य के प्रश्न थे और उसके साथ ही कन्नड़ में अनुवाद कीजिए और कवितांश पूर्ण कीजिए। ये सारी प्रश्नों के बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है। तो आगे की जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।